अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्क में इस वक्त आपका और हमारा आम आवाम का सबसे बड़ा जो मसला है वो बिजली के बिलों का मसला है और इसके ऊपर आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भरपूर एहतजाज होते रहे। कहीं पर तो लोगों ने मुस्तकिल एहतजाजी कैंप्स अब लगा दिए हैं। कहते हैं उठेंगे तब ही यहाँ से जब ये मसला हल किया जाएगा। इस पर अब मज़ीद इत्तलात ये हैं। एक और बुरी खबर ये है कि सितंबर की पहली तारीख से पेट्रोल की कीमत में भी 10 रुपये लीटर तक इजाफे का इम्कान है। अब हर शख्स ये सोच रहा है कि अब बुनियादी गुजर बसर जो है वो अब कैसे किया जाएगा। इसमें मज़हका खेज़ बात यह है कि 15 दिन पहले तक जो इत्तेहादी हुकूमत में रहने वाली जमातें हैं वो भी अब निगरां हुकूमत से आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा कर रहे हैं, जो खुद कुछ करके जा नहीं सके, जिनके पास मुकम्मल इख्तियार था, कोई रिफॉर्म्स करते या कोई ऐसे फैसले करते जिसके दूररस असरात होते और इस वक्त थोड़ा सा बोझ कम होता। लेकिन वो मशवरे दे रहे हैं, ये ओडेसिटी है उनकी कि वो मशवरे दे रहे हैं निगरां हुकूमत को कि उनको क्या करना चाहिए। सो हम इसको एक तो डिस्कस करेंगे कि बजाय इसके कि आवाम को इस नहज पर छोड़कर जाने का जवाब दिया जाए, एतराफ़ किया जाए, ये इस वक्त ये मशवरे देकर क्या बरियुज़्ज़मा हो सकती हैं ये सियासी जमातें, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून। दूसरी तरफ निगरां हुकूमत जिनकी तरफ से मुतअद्दिद इजलास किए गए कि किसी तरह आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें कर रहे हैं। उनकी जो निगरां वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने आज सेनेट की कायमा कमेटी में साफ साफ कह दिया कि मुआशी सूरत हाल के जो अंदाजे हैं वो हमारे जो बेसिकली जो हम सोच रहे थे, जो हमारा अंदाज़ा था उससे बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमारे पास माली गुंजाइश ही नहीं है जिसकी वजह से कोई सब्सिडीज़ नहीं दे सकते और अगर IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं करते तो हालात मज़ीद मुश्किल हो सकते हैं। ये बात तो वैसे भी राइटिंग ऑन द वॉल थी कि एक हद से ज़्यादा को रिलीफ नहीं दिया जा सकता, लेकिन बार बार निगरां प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि इस सिलसिले में कोई रिलीफ दिया जाएगा। शमशाद अख्तर साहिबा का राब्ता तो हुआ है IMF की नुमाइंदा से और उसके अंदर ये सवालात IMF की तरफ से पूछे गए हैं कि आपकी तजावीज़ क्या है, किस तरीके से आप इस चीज़ को मैनेज करेंगे। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या मुमकिन भी है निगरां हुकूमत के लिए कि वो कोई रिलीफ दे सकें। तीसरा मामला है इलेक्शन का और इलेक्शन के हवाले से अब पार्टीज़ अपनी पोजीशन बिल्कुल वाजे कर रही हैं। PTI और जमात इस्लामी ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन का जो मामला है इसके मुतालबे को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी जो 90 दिन में इलेक्शन के ऊपर जोर दे रही है पिछले कुछ दिनों से, और इसको उनका यू टर्न भी कहा जा रहा है क्योंकि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग के अंदर उनके वज़ीर आला ने वोट दिया था नई मरदमशुमारी के हक़ में। आज ANP ने भी जब मुलाकात की इलेक्शन कमिश्नर से तो उन्होंने भी यही मुतालबा सामने रखा जो पीपल्स पार्टी का है कि 90 दिन में इलेक्शन हो। अब कमो बेश तमाम पार्टीज़ कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर कर रही हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन नून लीग वो अभी भी मुसिर है कि इलेक्शन नई हल्का बंदियों के तहत ही हो। क्या वजह है, नून लीग का इस बात के ऊपर जोर क्यों है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और PTI के चेयरमैन जो हैं उनके लिए मुश्किलात आप सब जानते हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम जो साइफर केस है उसमें उनकी गिरफ्तारी भी जाहिर की गई और आज जज के सामने जब उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई उस पर सवाल उठा कि जज के सामने पेश नहीं किया गया, उसके बगैर रिमांड कैसे दिया गया, तो इंसाफ के तकाजे क्या उनके मामले में पूरे हो रहे हैं या नहीं। आज अटक जेल में ही इस केस की समाअत हुई और उनको मज़ीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। अब इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये केस उनके लिए क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है, क्योंकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनके आज़म खान है वो 164 का बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं उनके खिलाफ। शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हैं। आगे क्या हो सकता है उनके लिए इस सिलसिले में, ये तमाम चीज़ें आज ज़ेर बहस आएंगी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाया सरकियानी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, नाज बलोच साहबा हमारे साथ होंगी, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, और आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब आपसे आगाज़ करूँगी। चंद दिन पहले तक आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे होते थे यहाँ पर और आप लोग कई दफ़ा ये कहते थे कि जो मुश्किलात थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जाते हुए हम सब तमाम मीडिया से जो गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने कहा था कि उस मुश्किल से हमने निकाल दिया है, लेकिन ये मुश्किल से निकली हुई सूरत हाल तो नहीं है। अवाम आज ये पूछ रहे हैं कि हम किसको जिम्मेदार ठहराएं। ज़्यादातर आप लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है क्योंकि निगरां हुकूमत का तो कोई अमल दखल नहीं है इन मामलात के अंदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अफसर साहिबा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी देखिए, यकीनन एक तो हमें एतराफ़ करना चाहिए कि महंगाई है और मुश्किल हालात हैं, मगर जहाँ तक बात इसकी है कि आप किसको इसका आप मुर्तकिब ठहराएँ या कौन इसका ज़िम्मेदार है, तो ये देखें, ये तो कहानी फिर बहुत पीछे 2017 से 2018 से शुरू होती है, जहाँ पे एक चलती हुई मईशत को, जिसमें बिजली की पैदावार भी बढ़ गई थी, जहाँ पे महंगाई भी काबू में थी, जहाँ पे IMF का प्रोग्राम भी मुकम्मल हो गया था, जहाँ पे रोज़गार भी बढ़ रही थी, गुर्बत भी कम हो रही थी, CPEC के मंसूबे चल रहे थे, उस वक्त डी ट्रैक करके रियासत के सारे सतून इस्तेमाल करके
नवाज शरीफ साहब को हटाया गया और फिर एक हुकूमत मुसल्लत की गई जिसकी 4 साल तबाही। ये लोगों की मुश्किल ये लोगों की मुश्किल पे नमक छिड़कने के मुताबिक नहीं है ये बात जख्मों के ऊपर, क्योंकि यही बात उस दिन आपकी जमात से किसी और ने भी यही बात कही थी कि ये जो तमाम आज बिजली की प्राइसेस हैं और बिल्स हैं, ये जो तमाम मसाइल चल रहे हैं, ये उस वक्त जो जज साहिबान ने फैसला किया था, ये तो पीटीआई भी कह सकती है वजह तो कि उनकी हुकूमत को आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए घर भेजा, जिसके बाद ये सूरत हाल बनी। नहीं देखिए, अगर हम उस टाइम पे उनको ना घर भेजते या घर भेजने के बाद उस टाइम पे ना मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाते, तो ये तो आप इससे भी बहुत बदतर हालात होते हैं। और ये दुनिया में हुए हैं, ये हमने श्रीलंका में दीगर ममालिक में देखे हैं जहाँ पे कीमतें तो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती हैं, इस तरह नहीं बढ़ती हैं, इससे भी ज़्यादा बढ़ती हैं और किल्लत आगे हो जाती है, कीमतें पीछे रह जाती है। मगर देखिए, साहब ने कहा था कि हम मईशत को कुछ ना कुछ पटरी के ऊपर ले आए हैं, डार साहब भी इस किस्म की बातें कर रहे थे। अब आज जो वजीर खजाना है वो ये क्यों कह रही हैं कि हमें अंदाजा नहीं था कि हालात इस हद तक खराब है? ये देखिए, वो तो एक निगरान वजीर ख़जाना है, वो एक उनका काम है कि एक जो IMF का प्रोग्राम चल रहा है उसको उन्हें कंप्लीट करना है। देखिए यकीनन, अब मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। हमने तो इन 16 माह के अंदर 5000 मेगावाट बिजली का इजाफा किया सिस्टम में, जिसमें से 2000 मेगावाट की सस्ती थर कोल की बिजली भी है। देखिए इसके साथ साथ हमने वो इस्लाहात की हैं जो पिछली हुकूमत ने अवॉइड की थी, इमरान खान साहब की हुकूमत ने अवॉइड की थी, जिसमें कीमतों की रीबेसिंग भी शामिल है। अब ये वो मुश्किल फैसले हैं कि आपका गर्दिशी कर्जा उससे बढ़ा, इन्होंने 1100 अरब लिया, 2300 चोरी और इन हवालों से तो जी देखिए यकीनन नहीं। देखिए हम पिछले 16 माह में ये हुकूमत जो थी ये एक फायर फाइटिंग मोड में रही, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया जहाँ तक मुमकिन हो सका। आवाम को बिजली के अंदर भी देखें, यकीनन बिल महंगे हैं, लोगों के लिए मुश्किलात हैं, मगर इसके अंदर भी इन मुश्किल हालात में भी IMF के प्रोग्राम में रहते हुए भी, डिफ़ॉल्ट को अवर्ट करते हुए भी हमने कोशिश की कि 63.5% जो सारिफीन हैं, जो 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड या लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं, जो आपके 63.5% अक्सरियत जो है उनकी इस टैरिफ के अंदर अभी भी हमने इंश्योर किया था कि उनके टैरिफ में कोई इजाफा ना हो, कोई चेंज ना आए। यकीनन उसको पूरा करने के लिए फिर क्रॉस सब्सिडाइज करना पड़ा है, जो ज़्यादा वसाइल रखने वाले आपके सारिफीन हैं या आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं या कमर्शियल एंटिटीज। अब मुमकिन तौर पर निगरान हुकूमत क्या कर सकती है, मैं इस पर भी आपसे बात करूंगी। नाज साहिबा भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम कहती हूँ। आमिर साहब, कौन जिम्मेदार है सर आज जो सूरत हाल है इसकी? ये कहने में हक बजानिब है मुस्लिम लीग नून कि हमने डिफॉल्ट से तो बचा लिया, सूरत हाल हमारे पास आइडियल नहीं थी, या फिर इनसे यही सवाल होगा कि आप तो बड़े तजुर्बेकार थे तो कोई रिफॉर्म्स करके जाते? अब सब बात ही कि हमारे यहाँ कुछ फिक्री मुगालते फैलाए जाते हैं, और फिक्री मुगालते ये कि लगता ही है कि तारीख जो है सन 2018 से शुरू हुई है इस मुल्क की, और 2018 से पहले जो था कोई इस किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं थी, हमारे माशी महाज पर कोई गलत फैसले नहीं किए गए थे। जब मैं सुनता हूँ अपने सियासतदानों की बातें तो बड़े दुख के साथ है कि वो कहते हैं ना कि सच्चाई का इतराफ करने से घबराते हैं, और वो कोई मतलब ऐसी बात नहीं करते कि जो लोगों की मतलब उसमें ऐड करी, उनकी इंफॉर्मेशन के अंदर उनकी नॉलेज बेस को बढ़ा रही हो। बात यह कि सन 2013 से 18 नून लीग का दौर हुकूमत था, उसमें बिला सोचे समझे बिजली घर लगाए गए, एनर्जी मिक्स का ख्याल नहीं किया गया। हमारी आज भी जो डिमांड है वो 20-21 हज़ार मेगावाट है, उसको ले जाके आपने 40,000 से ज़्यादा मेगावाट कर दिया। ठीक है ना, आपको एक बस की जरूरत थी, आपने 5 बसें खड़ी कर दी। आप लोगों ने इतने ओप्रेसिव किस्म के एग्रीमेंट किए कि हम बिजली इस्तेमाल करें ना करें, कैपेसिटी पेमेंट करनी होगी, वो भी डॉलर का जो ज़माने का रेट होगा, यानी कि जो आज का रेट है उसके बराबर। तो आज जो बिल हमें मिल रहे हैं उसके अंदर जो 2/3 है वो मैं उनको सुन रहा था, जो निगरा एनर्जी मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली साहब, उनका बकौल 2/3 जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि ओरिजिनल सिन वो किसने किया वो आपको पता चल जाएगा। उससे पहले हमारे यहाँ जो है पीपल्स पार्टी ने IPP के बड़े मुतनाज़ा किस्म के जो थे मुआहिदे किए थे, उसका भी बहुत बड़ा स्कैंडल है। ठीक है ना, तो आप ये देखें कि जो मतलब है ये नहीं हुआ। फिर अच्छा भाई जो बात करते हैं, जो सुनहरी मईशत की बात करते हैं, और मुझे हैरत होती है कैसे करते हैं, वो जो उर्दू का मुहावरा है कि जूतों समेत आंखों में घुसना। आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सबसे बड़ा जो था करंट अकाउंट डेफिसिट दे के गई थी नून लीग की हुकूमत, और जो तनकीद बन रही थी PTI पे कि जी आप फौरन जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से बचने के लिए IMF के पास क्यों नहीं गए। और ये बात मुफ्ती इस्माइल साहब उस जमाने में भी कहते थे, जो नून लीग के रहनुमा थे, जो मईशत को जानते उस जमाने में भी कहते थे, जब हम लोग तनकीद कर रहे थे कि जी असद उमर साहब की ट्रेजेडी ऑफ डिले क्यों है। तो ये अवाम को क्या समझते हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हमारी क्या याददाश्त नहीं है, हमें हम लोगों ने मतलब है कि किताब खोल के नहीं देखी। तो बात ही कम से कम सच बोलना तो सीखें, कम से कम अपनी गलतियों का ऐसा ही है। मैं आमिर साहब, आप अभी आखिरी पॉइंट अभी इन्होंने फरमाया 5000 मेगावाट। ओ भाई, इस मुल्क में जो बिजली इस्तेमाल जो पैदा अभी आपके पास गुंजाइश है उसकी अभी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।
अभी जो है आप लोगों ने बिजली के बल्ब बंद करने शुरू कर दिए हैं, हमारी मार्केट्स बंद हो गई, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई, हम कंपेटिटिव नहीं रहे। उसके बाद ही कहते जी 5,000 हमने ऐड किए। किसके लिए ऐड किया आपने ये तोहफा किसके लिए दिया? आप पुराने पैसे अदा नहीं कर पा रहे, अब मजीद हमें गर्दाब में आपने फंसवा दिया है। अगर जब भी लोग बिल देने जाएं, बस मेरा आखिरी जुमला है, जब भी बिल देने जाएं 3 चेहरे उनके सामने होने चाहिए, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का और इसाक डार साहब का। इन लोगों की जो प्लॉट पॉलिसीज थी उसको आज पूरी कौम भुगत रही है और आने वाले कई बरस तक भुगतेगी। हमने गुनाह भी नहीं किया, हमने तो कोई जुर्म भी नहीं किया, उसकी हम सजा पा रहे हैं नकलमंद लोगों ने जो किया है पाकिस्तान। इस पे मैं जरूर चाहूंगी कि कियानी साहब आगे जाके जरूर रिस्पॉन्ड करें, बात में आपकी तरफ लेके आऊंगी। मैं नाज साहिबा, ये जो बात कर रहे हैं आमिर साहब के, जो अवामी इंटेलेक्ट है उसको वाकई हमें ऐसा लगता है कि इतना कमज़ोर समझा जाता है पॉलिटिशियंस की तरफ से कि इन प्रोग्राम्स में बैठ के हम कुछ अर्सा पहले तक आप लोग भी, आप जमातें भी, एक्सपर्ट्स भी सब ये कह रहे थे कि IMF की शराइत के ऊपर हमें मिनोआन अमल करना होगा, एक एक कदम बड़े ध्यान से आगे चलना होगा। आज रजा रब्बानी साहब अवाम से सॉलिडेरिटी का इजहार करते हुए कहते हैं कि अवाम को भूख से बचाने के लिए IMF से इजाज़त लेना होगी। ये बात हमारे लिए बाइसे शर्म है। तो अवाम ये पूछते हैं कि हमारे लिए IMF ज़रूरी है, नहीं है? कम से कम अवाम के सामने हकीकतें तो रखी जाएं, एक प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर तो बात की जाए। आज पीपल्स पार्टी किस बेसिस के ऊपर अवाम से सॉलिडेरिटी का इजहार कर रही है, यकजहती का इजहार कर रही है? आप खुद शामिल थे 15 दिन पहले जो हुकूमत थी उसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सा देखें, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कंसर्न है वो एक जेन्युइन कंसर्न है। नोइंग द हिस्ट्री ऑफ पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम दोस्त पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस भी किया। और आपको पता है कि जब पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में अवाम को सस्ती बिजली भी मुहैया थी और बेहतरीन प्रोग्राम्स और सोशल सेफ्टी के प्रोग्राम्स लेकर पीपल्स पार्टी हमेशा लेकर आई। अब भी अगर आप देखें तो सैलाब ज़दगान जो मुतासरीन हैं उनके लिए जिस तरह से उनको मालकाना हकूक़ दे के तकसीम किए गए घर और प्लॉट्स, तो ये एक सोच है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और उसके अलावा थर कोल प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच है। हम अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए हम अपनी कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को हुकूमत बेहतर बनाए हर दौर की। एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है अपना एक कलीदी किरदार अदा करे। हम बिल्कुल ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, लेकिन मैं आपसे हकीकत में ये बात बताना चाहूँगी, कुछ ऐसी हकायक हैं जो अमूमन डिस्कस नहीं होती, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फेडरल मिनिस्टर्स थे उन्होंने हर वक्त, हर मौके पे, हर मीटिंग के अंदर काबीना में हमेशा बिजली की बढ़ती हुए नरखों के ऊपर एतराज़ उठाया और अपना कंसर्न शो किया। एतराज़ उठाया और हमने, लेकिन आप लोग इंतहाई अहम इत्तेहादी थे, उसके तौर पर तो हमें एक एहतजाज नजर आना चाहिए था पीपल्स पार्टी की तरफ से, जैसे आज आप अवाम के साथ खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अब सा पीपल्स पार्टी ने, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हमारे वफाकी वज़रा ने भी हमेशा इसके ऊपर इसकी मुखालिफत की कि बिजली के नरखों में इजाफा और ये बिला वजह और खाम खा के जो टैक्स डालकर अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है ये अफोर्डेबल नहीं है। इससे क्राइसिस पैदा होगा, इससे इन्फ्लेशन में इजाफा होगा जो कि आपको होता नज़र आ रहा है। कारखाने बंद होते हैं, ऐसे मामला जब बिजली के नरखों में जब इजाफा किया जाता है तो जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो शट डाउन हो जाते हैं, कारोबार मुतासर हो जाता है, घरेलू सारिफ मुतासर होते हैं। ये बातें हम आज नहीं कर रहे, ये हमने काबीना में भी हमारे वज़रा ने हमेशा इस बात को, इसकी निशानदेही भी की और एतराज़ात उठाए हैं। मामला ये है कि आप IMF की बात कर रहे हैं, आप IMF की हम बात कर रहे हैं। देखिए गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ माजी में कहाँ हुई हैं, ये नहीं कि आज हम जो है PDM के साथ हुकूमत में शामिल थे तो हम पिछली सारी बातों को हम फरामोश कर दें। ये तो एक हकीकत है, ये एक हकीकत है कि PTI के दौरे हुकूमत में 24,000 अरब से बढ़ा के जो है कर्जा जात 55,000 अरब पे तो PTI ले गई ना। 75 सालों का रिकॉर्ड तो PTI ने तोड़ा है। अब वो क्यों तोड़ा? उस वक्त IMF के पास बर वक्त वो चले जाते तो ये मामलात ना होते, लेकिन IMF को ये ब्लेम गेम ही तो हुई ना। नाज साहिब आप कहते हैं ब्लेम गेम नहीं करेंगे, नहीं, ये अब सा ये हकीकत है, ये एक तल्ख हकीकत है कि 24,000 अरब से 55,000 अरब 3.5 साल में PTI का तोहफा है। ये वो खौफनाक एक चीज है जो PTI करके गई है, उससे अभी कितने साहब की तरफ जाऊंगी। ये भी एक बोझ है जो कि अदा तो करना है, लेकिन ये बिजली के नरखों में जो इजाफा है इसको फिलफौर वापस लेना होगा। मुतालबा क्योंकि निगरान हुकूमत से किया जा रहा है, ये क्या वो कर भी सकते हैं नहीं, लेकिन पहले जो आमिर साहब गुफ्तगू कर रहे थे बिलाल साहब,
वो कहते हैं जब अवाम ये एहतजाज करें तो उनके जहन में 3 चेहरे होने चाहिए, और एक मियाँ साहब का, मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम इसलिए भी लिया जाता है कि वो तो मीटिंग्स छोड़ के चले जाया करते थे, तो आखिरी दिनों में जो कुछ होता रहा उनमें से उन्होंने कोई मीटिंग छोड़कर एहतजाज नहीं किया। आमिर ज़िया साहब हैज़ द राइट टू मेक हिज पॉइंट, मगर ये मैं चीज़ ज़रूर इसको एड्रेस करना चाहूँगा कि ये कहना कि हम यहाँ पे इस तरीके से बैठ के बातें करते हैं जैसे कि हम समझते हैं कि अवाम में इंटेलेक्ट नहीं है, ये कमेंट अनवारंटेड है और अनफेयर है। देखिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, अपने फैक्ट्स दे रहा हूँ, आप फैक्ट से उसको काउंटर करें, मगर ना मैं आपकी नीयत को चैलेंज करूँगा और ना मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मेरी नीयत को इस तरह चैलेंज करें। अब इनने बात की मिसाल के तौर पे बहुत जज्बाती होकर कि 40,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है, ये एक पीटीआई का टॉकिंग पॉइंट था, और ये बाद में हम जब हुकूमत में आए तो अभी चंद दिन पहले सेक्रेटरी पावर ने एक ट्वीट किया है कि मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा एक दिन में जनरेशन की 25,500 मेगावाट की हुई है। 40,000 मेगावाट की जनरेशन नहीं हो रही, लोड शेडिंग हो रही थी जब हम हुकूमत में आए थे। मैं उन मीटिंग्स में बैठा हूँ जहाँ पे कराची इलेक्ट्रिक वालों ने आके कहा कि हमें बिजली दें, हम उनको बता रहे हैं कि डिमांड और जनरेशन में शॉर्टफॉल है। वो कह रहे हैं, हम कहते रहे पीटीआई की हुकूमत के वक्त में कि हमें इजाज़त दे दें, हम अपनी बिजली बनाने को तैयार हैं। उस टाइम पे पीटीआई ने इसी बात के ऊपर, इसी वजह से उनको इजाज़त नहीं दी कि वो कहते रहे कि यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। दूसरी बात, इस टाइम पे ये कहना बड़ा आसान है कि उस टाइम पे आपने बिजली के मंसूबे क्यों लगाए, मगर अगर आप 2013 और आपको, या अक्सर आप लोग कहते हैं कि हम वापस बात 2013 के हालात और फिर 18 का मुवाजना, मगर ये ज़रूरी होता है। 2013 में दहशत गर्दी भी थी, 2013 में 18-20 घंटे लोड शेडिंग भी थी। उस टाइम पे आप मईशत पूरा मुल्क नहीं चल सकता था, मगर हमने 14,000 मेगावाट इंस्टॉल किए। तो आप ये सवाल पूछें कि 2018 से 22 के दरमियान क्यों एक भी मेगावाट, चोरों को काबू क्यों नहीं? नहीं, देखिए, ये यकीनन वो इतने स्ट्रांग है। अब वो एक अलग पॉइंट है, मैं आपको उसको बताता हूँ। देखिए, अब आप ईंधन की बात करें तो आप पूछें पीटीआई वालों से कि जब उनको तारीखी मौका मिला था एलएनजी को $4.5 पे सिक्योर करने के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में, जब कोविड के दिन थे, उन्होंने क्यों फर्नेस ऑयल की लॉबीज को, नजर में थे ही ना अहल, उन्होंने बहुत सारे गुजराए खजाना। मैं आप अब देखिए, जब आप आगे की बात करें तो अलग है, मगर जब पीछे की बात करेंगे और मेरे ऊपर ऐसी बात आएगी कि आप जो है आवाम को बेवकूफ समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। हकायक को हम सामने रखेंगे। अब आगे की जो जरूरत है, यकीनन हमारी हुकूमत, अब हम समझते हैं कि आपका IMF प्रोग्राम के साथ आपकी एक कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। इलेक्शंस के फ़ौरन बाद जो भी पार्टी हुकूमत में आती है, उसका काम है कि पहले साल के अंदर वो इस्लाहात जो हमारे मुल्क की ज़रूरत रही हैं अरसा दराज से, उसको फ़ौरन मोशन लाएं। हम उसके लिए तैयार हैं। हमने 2013 से ब्रीफली ये इस्लाहात जो आप कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो करे, ठीक है, लेकिन 13 पार्टियां जब मौजूद हों और सब एक पेज के ऊपर हो, वो ज्यादा बेहतर टाइम नहीं था? देखिए, सिक्वेंशियल चीज है ना। आप उस टाइम के ऊपर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाएं, या आप उस टाइम पे मुल्क के अंदर एक प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम शुरू कर दें। नहीं, देखिए, हमने 2013 से 18 में शुरू किया। ये कह रहे हैं कि आपका वन ट्रैक माइंड है, आप लोग एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हैं। नहीं, देखिए, आपने पहले एक पेशेंट को पहले आईसीयू में जिंदा रखना है, उसके बाद आपने उसकी बाकी ट्रीटमेंट करनी है। सम थिंग्स हैव टू बी सिक्वेंशियल। हमने पिछले 1.5 साल के अंदर, आपने सैलाब का चैलेंज आया, मुल्क का डिफॉल्ट का चैलेंज आया, और उसके अंदर भी हमने, महंगाई उस टाइम पे भी थी, अब भी है, उस टाइम पे जो चादर दे के पांव फैलाकर हम दे सकते थे मदद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, आटे के तहत, वो हमने सारे इस्लाहात किए। अब नाउ यस, द स्टेज इज सेट इस IMF प्रोग्राम के मुकम्मल होने के बाद, कि चाहे वो आपके एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो आपके टैक्स नेट वाइडन करने के रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो आपके दीगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उसके लिए ग्राउंड सेट है। वो अब अर्जेंटली करने, इंप्लीमेंट करने जरूरी है, मगर वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही करेगी। सही। मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, मैं आपसे जरूर, अच्छा मैं फिर चलें, मैं इसी को फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं आमिर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो बिलाल साहब ने गुफ्तगू की है, वो समझते हैं कि ये बात तौहीन आमेज है, अगर हम कहें कि अवामी इंटेलेक्ट को जो है वो कमज़ोर समझते हैं। इस पर एक ये एडिशन ज़रूर है कि एक आम आदमी जब ये सुनता है कि महंगाई मार्च करेंगे और हम आएंगे तो हालात बदल देंगे, तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच हमारे सियासतदान क्यों नहीं अपनाते कि अवाम को हकीकत बताएं और ये बताएं कि हम किस हद तक रिलीफ दे पाएंगे? यही सेल करना चाहिए था नून लीग को, हम डिफॉल्ट से बचाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि बिलोमू मैंने जो बात की थी कि बिलाल साहब की तरफ कहते हैं पर्सनली उनको मैंने नहीं कहा था। हमारे सियासतदान जो बिलोमू में, उनकी वो यही समझते हैं कि अवाम या तो बहुत मासूम है या बहुत बेवकूफ़ है, हम जो कहेंगे जैसे कहेंगे वो लोग हजम कर लेंगे, ठीक है ना। और वो मतलब है बैक वक्त कंट्रडिक्टरी बातें कर रहे होते हैं। जैसा कि आप याद करें कि यही लोग हुआ करते थे नून लीग के, और पीडीएम के दीगर रहनुमा हुआ करते थे, और पीपल्स पार्टी के भी उसमें शामिल कर लें, जो कहा करते थे कि जरा से भी कीमत बढ़ती थी वो कहते थे जी महंगाई मार्च करना है, फला करना है। तो चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में अवाम को बयान नहीं करते थे। और बात के इतराफ फिर आप बाद में लोगों से करें तो चाहे वो शायद खाकान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल साहब हो, ये लोग करते थे कि जी हम लोग बाज़ औक़ात गलत, जब पीटीआई तेल की कीमतों में इजाफा करती थी तो आपको मजबूरी नजर नहीं आती थी कि आप इंटरनेशनल मार्केट से तेल महंगा खरीद के सस्ता नहीं बेच सकते, ये मुमकिन नहीं है। उस वक्त भी फिस्कल स्पेस नहीं थी हमारे पास। तो एक तो ये बात थी।
फिर दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए, ये जो इन्होंने कहा कि हमने 14,000 मेगावाट का इजाफा किया, बिल्कुल आपने किया, लेकिन जो उस जमाने के, अगर आप उस जमाने के जो NTDCA के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था, हम लोगों ने एडवाइस किया था कि आप एनर्जी मिक्स का ख्याल करें, आप इम्पोर्टेड उसके ऊपर फ्यूल के ऊपर आप इतने बड़े बड़े प्लांट्स ना लगाएं जो सस्टेनेबल ना हो। अभी जो बात करें कि हमारे पास कैपेसिटी है, हम जनरेट इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम फ्यूल कॉस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मतलब है कि जब वो लगाए गए, आपने जो वो बिजली घर लगाए तो उसकी लगाने की मनसूबाबंदी नाकिस थी, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। बात ये कि इंस्टॉल कैपेसिटी मेरे पास 4 मर्सिडीज खड़ी है फर्ज करें, मगर तेल डालने के पैसे नहीं है तो बेकार हो गई ना वो। तो यहाँ पर इन्होंने बेकार कर दिए, और उसके ऊपर मसला ये कि हमें इस्तेमाल ना करके उसके पैसे भी देने पड़ रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये हमें सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो है माजी की हुकूमतें जिम्मेदार हैं। एक और बात बहुत अहम है, ये कहा जाता है, मैं PTI की हम माशी पॉलिसी पे बहुत तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये जो है कि जी कर्जा बहुत लिया, वो कर्जा किस लिए लिया? वो जो कहते हैं ना सहाफत में, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों लिया? इसलिए लिया कि पुराने कर्जे चुकते करने थे। उसके लिए अगर आप उस वक्त भी बजट देखें तो सबसे बड़ा जो हमारा पेमेंट जो खर्च हुआ करता है, बिल्कुल। मैं आमिर साहब सॉरी, मुझे एक ब्रेक लेनी, मैं आपकी बात में ऐड करते हुए आप इसको जरूर मुकम्मल कीजिएगा। मैं माजरत आपसे कता कलामी इसमें ऐड करते हुए कि ये भी शहबाज राना साहब की स्टोरी थी कि जो कर्जा PTI के 3.5 साल के दौरान या 4 साल के दौरान लिया गया, उससे डबल कर्जे जो हैं वो पिछले 15 महीने जो जितना अरसा इन्होंने हुकूमत की है, इत्तेहादी हुकूमत ने, उन्होंने कर्ज जो है उससे दुगना कर दिया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। मैं बिलाल साहब से ये भी जानने की जरूर कोशिश करूंगी कि बिजली चोरी या जो मुफ्त खोरी है बिजली के हवाले से, इसको रोकने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है क्या? बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम अब बात करेंगे कुछ इलेक्शन के हवाले से। अब बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि ज़्यादातर सियासी जमातें जो हैं वो 90 दिन में इलेक्शन की तरफ ही जाना चाह रही हैं। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ खदशात को भांप कर भी इस किस्म की बात की जा रही है। अब आइन की एक बार फिर से इस मुल्क में बात होना शुरू हो चुकी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून एक दूसरी तरफ ही खड़ी है और अभी तक मुसिर है इस बात के ऊपर कि नई हल्का बंदियों के मुताबिक ही होने चाहिए। क्या इंटरेस्ट है नून लीग के जो मुख्तलिफ हैं और दीगर पार्टीज़ के? नाज साहिबा, आपकी जमात ने भी खासा यू टर्न लिया है। अब आप लोग आइन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त CCI के अंदर मरदमशुमारी को अप्रूव भी किया गया। क्या वजह बनी इस चेंज ऑफ हार्ट की? देखिए अफसा, इट्स नॉट अ चेंज ऑफ हार्ट। आई थिंक CCI में भी हमारे जो तब चीफ मिनिस्टर साहब थे मुराद अली शाह, उन्होंने इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर एड्रेस किया अपने कंसर्न को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस बर वक्त चाहती है और 90 दिन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन पाकिस्तान के मुताबिक जो 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, उस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह उस दिन भी था और आज भी है। हमें ये यकीन दहानी दिलाई गई थी कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त कराए जाएंगे और ये जो डिलिमिटेशन का मामला है और जो सेंसस का इशू है, इसको रिजॉल्व करके ये मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी यही कंसर्न्स थे और उस पर हमें वाज़ेह तौर पर ये श्योरिटी दी गई कि ये बर वक्त जो है विदाउट एनी डिले इन टाइम इसको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। 90 दिन के हवाले से आईनी तौर पर आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों का रवैया रहा बिल्कुल बाकी दीगर जमातों की तरह ही था। सूबों के अंदर जो इलेक्शंस गैर आईनी तौर पे डिले होते रहे, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर आकर आपकी पूरी जमात उसके लिए दलाइल पेश करती रही, उसको जस्टिफाई करती रही। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस हवाले से अहकामात दिए तो जज साहब का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद करने में भी आपकी जमात भी पेश रही। तो अचानक आइन का ख्याल पीपल्स पार्टी को क्यों आया? लोग कह रहे हैं फेस सेविंग के लिए या कोई दीगर पसे पर्दा कोई और मामला चल रहे हैं? आप मेरे ख्याल है ये दो चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त PTI ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारने का फैसला किया और पंजाब हुकूमत और KP की हुकूमत से जब दस्तबरदार होने का फैसला इन्होंने किया, तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में सूबों में इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे करवा के और कौमी असम्बली के इलेक्शंस जो है वो अलग करवाना ये मुमकिन नहीं था। और इसमें ये बात एक हकीकत है कि अगर सूबों में पहले इलेक्शंस कराए जाएँ तो वहाँ पर फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपको तो पता है, हु डजंट नो दैट। जब आपके पास मैं जरा अपनी बात अब मुकम्मल कर लूं। अगर सूबों में इलेक्शंस जो है वो पहले, तब ये बात पार्लियामेंट में भी हुई थी, इस पे
बहुत सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई, बहुत इस पे डिबेट हुई और मौक़िफ़ ये जो है वो अक्सरियत का मौक़िफ़ यही आ रहा था कि अगर सूबों में पहले इलेक्शंस करा दिए जाएं तो फिर जहां पे जिसकी हुकूमत होगी वो कौमी असेंबली के इंतखाबात के अंदर फिर दोबारा एक इन्फ्लुएंस भी होगा। और फिर दूसरी बात कि हमारा मुआशी स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ के ऊपर हमें इजाज़त इस वक्त नहीं दे रहा कि हम दो अलग अलग जो है हर सूबे की मनमानी के मुताबिक सेपरेट इलेक्शंस जो है वो करवा सकें, क्योंकि 5 साल की एक मुद्दत होती है जिसके लिए टर्म जो है वो पूरा मुकम्मल करने के लिए वोट लेकर हम आते हैं। वो 5 साल का टर्म मुकम्मल होकर और उसके बाद इलेक्शंस में जाने के ऊपर तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक ही था। तो दैट वाज अ डिफरेंट, डेफिनेटली एक सब्जेक्ट है, उस पर बहुत डिबेट हो सकती है, पीपल में अग्री पीपल में डिसएग्री, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है और सूबाई असेंबलियां तमाम तहलील हो चुकी हैं, एक निगरान हुकूमत आ चुकी है। निगरान हुकूमत का काम जो है, निगरान हुकूमत का काम यह है कि वो जितनी जल्द हो सके फेयर इलेक्शंस कराने में अपना किरदार अदा करे और यकीन दहानी कराए कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस होंगे, और उनका मकसद ही इलेक्शंस बर वक्त कराना होता है। लेकिन ये कुछ दिन पहले तक जब कानून साजियां हो रही थी तो बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि आप लोगों के जहन में ये बात है कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना होगा, क्योंकि उनके इख्तियारात में आप इजाफा करके गए। आमिर साहब आप पहले बात कीजिएगा, मैं कियानी साहब की तरफ आऊंगी। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी आमिर साहब के ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो बात की है नाज साहिबा ने, तो क्या वाकई इसके ऊपर उस तरीके से अब कुछ देर पहले मैं सुन रही थी हमारे एक कॉलीग तज्जिया पेश कर रहे थे एक और टीवी चैनल के ऊपर कि उनकी इत्तलात ये हैं कि ये डिसाइड हो चुका है कि अगली हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ये डिसाइड हो चुका है कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ही होगी। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये आइडियलिस्ट किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं कि सूबों में अलग होते तो ये हो जाता और कौन इन्फ्लुएंस कर सकता था इलेक्शन को और कौन नहीं, और इसका तज्जिया आप कैसे करेंगे कि नून लीग को क्या मसला है कि वो चाहते हैं कि डिले हो, हल्का बंदियां हो तो इलेक्शन हो, और पीपल्स पार्टी अब इस बात पर जोर दे रही है कि 90 दिन के अंदर ही हो, इनको क्या खदशात हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि जो भी पीडीएम दौर का 16 माह का जो भी वबाल है, जो भी उसका मलबा है, वो नून लीग पे गिर रहा है। नून लीग पे इसलिए गिर रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेहरा जो था इसहाक डार साहब का था, जो कि नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, और जाहिर है कि ये भी पता है कि वो तनकीद नवाज शरीफ साहब पे भी होती है, शहबाज साहब पर होती है। पीपल्स पार्टी बड़ी हद तक महफूज रही है इन चीज़ों से। पीपल्स पार्टी को कोई भी तनकीद की वो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार कोई पीपल्स पार्टी को नहीं ठहरा रहा, वो तमाम का तमाम मलबा नून लीग पर है। वो समझते हैं कि जितना फासला होगा तो गालिबन वो कुछ मलबा जो है, जो लोगों को कहते हैं केयर टेकर पे गिरा देंगे, लोग भूल जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इतना बहुत सादा सी बात है। दूसरी बात वो ये समझते हैं कि अभी भी जो एक पॉपुलर वेव है वो मतलब है कि उनके खिलाफ है, और वहाँ पे जो है पीटीआई जो है अभी तक इतनी तमाम तर क्रैकडाउन के बावजूद, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उसका वोट बैंक बज़ाहिर इंटैक्ट है, कम से कम अर्बन एरियाज के अंदर, जहां पर जो है नून लीग का भी मुकाबला है, क्योंकि नून लीग जो है वो सिमट कर पंजाब में रह गई है, खाली सिंध में वो उसको लपेट दिया गया है, अरसे से उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। बलूचिस्तान में टोकन प्रेजेंस है, केपी में बड़ी टोकन होती है, हजारा बेल्ट के अंदर वहां पर भी फूट का शिकार है। तो उनके पास पंजाब पेमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब है नई पार्टी आई है, ज़ाहिर आईपीपी कुछ ना कुछ तो लेगा, वो भी इंडिपेंडेंट्स होंगे वहां पर। पीटीआई इस टूटी फूटी हालत में भी अगर लड़ने दिया जाता है तो मुकाबला होगा। तो उनका जो ख्वाब है कि हम वहां पर मतलब है भरपूर तरीके से आ सके, मुझे मुश्किल नजर आता है। पीपल्स पार्टी भी कुछ ना कुछ गेन करेगी साउथ में, तो इनके लिए बड़ा एक कहते हैं टफ ऑर्डील है। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि उन्होंने 15 बरस तक सिंध में हुकूमत की है, और अब मतलब है उनको पता है कि जी इनकी जो टर्फ है बड़ी मजबूत है, ये दोबारा आ जाएंगे। अब जो एक चीज इन पे प्रेशर आए पीपल्स पार्टी पे कि कुछ बड़े पैमाने पे ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं, बड़े पैमाने से मुराद के चीफ सेक्रेटरी की हुई है, आईजी की हुई है सिंध के अंदर, और खदशा ये कि कहीं ये ट्रांसफर पोस्टिंग नीचे तक ना हो जाए। और जो क्योंकि 15 बरस में इन्होंने जो नेटवर्किंग की है कि इनके सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इनके अपने लोग हैं, तो अगर उनको सूबे से दूर बाहर भेज दिए जाते हैं और दीगर लोग आ जाते हैं तो उनकी वो गिरफ्त वहां पर मजबूत नहीं होगी। फिर दूसरा थोड़ा बहुत क्रैकडाउन हुआ है करप्शन के ऊपर, क्योंकि पीपल्स पार्टी उसका भी एक हीट फील कर रही है, तो वहां पर पीपल्स पार्टी की अपनी जरूरतें हैं। वरना आप याद करें कि मुझे कमर जमा कायरा साहब से मेरी बात हुई थी, जैसे ही ये फैसला हुआ था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जब ऐलान किया था, ये तो गिवन था कि जब आपने इस बात को तस्लीम कर लिया, आपने वोट डाल दिया, तो इलेक्शन में कुछ ना कुछ डिले तो होगा। और पीपल्स पार्टी मेंटली तैयार थी इस बात के लिए। वो कहते 2-3 महीने अगर ऊपर हो जाते तो फर्क नहीं पड़ता, दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी फरवरी में हो जाएगा। तो ये बातें बड़ी पीपल्स पार्टी के लोग शुरू में कर रहे थे। फिर लेकिन उसमें लोग भी थे जो कहते थे कि नहीं 3 महीने में होने चाहिए।
तो मुख्तलिफ सिग्नल आ रहे थे, लेकिन इनकी मरकजी क़यादत खामोश थी। अब जरा सा वो निकल के बोलने लगे हैं। मैं समझता हूँ अलग अलग इनकी जरूरतें हैं, अलग अलग हालात बदले हैं, तो उसके बाद से बयानिया भी बदला है। ठीक, मैं ये बात कियानी साहब दुरुस्त है कि फरवरी तक लोग भूल जाएंगे कि माशी हालात क्या थे और ये इसका जिम्मेदार निगरान हुकूमत है या नून लीग है? नहीं, देखिए बात यह है कि अवाम ना कुछ भूलती है ना उसे भूलना चाहिए। अवाम जानती हैं कि किसने इस मुल्क को तबाह किया, किसने उस मुल्क में मुश्किल फ़ैसले किए जब उनकी ज़रूरत थी। अगर उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी थी तो तब भी वो फैसले ज़िम्मेदाराना तरीके से लिए। तो ना हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं, हमारा भी किरदार है, हम सबका इज्तिमाई किरदार है कि हम आवाम को आगाह रखें, करंट फैक्ट से भी, पास से भी, ना कुछ भुलवाएं और हर चीज़ की कोशिश करें। अपने फैक्ट्स और फैक्ट्स वो किसी एक शख्स के नहीं होते। तो हम अपना मुकदमा पेश करते हैं और आवाम उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला करती है। मैं ज़रा इलेक्शंस के हवाले से, देखिए नाज साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने हमारी हुकूमत में साथ थी, हर फैसले का हिस्सा थी, अच्छे तरीके से वो हुकूमत चली है। बहुत मुश्किल फैसले लीडरशिप की सतह पे भी कंसल्टेशन रही, कैबिनेट की सतह पे कंसल्टेशन रही, नीचे फिर हर अच्छे बुरे में पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल आपका साथ दिया। जो जिस किस्म की कानून साजी हुई, जिसके ऊपर इंसानी हकूक के हवाले से भी सवाल उठे, उस सबको भी पीपल्स पार्टी जैसी जमात ने भी डिफेंड किया। देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दे कांट, पीपल्स पार्टी वाज अ पार्ट ऑफ ऑल डिसीजंस, मतलब कि वेदर इट वाज द IMF एग्रीमेंट एंड इट्स, हम ओन करते हैं उन फैसलों को, मगर एवरीवन वाज अ पार्ट ऑफ इट। और दूसरी बात ये कि जिस तरह अभी आमिर ज़िया साहब ने कहा कि जो इलेक्शंस का भी मामला है, देखिए सेंसस एक CCI ने अप्रूव किया। CCI के अंदर पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़ास तौर पे नुमाइंदगी जो थी वो CM की थी और CM सिंध उस टाइम पे मुराद अली शाह साहब ने भी अपनी पार्टी के अप्रूवल के साथ वो बात की। और देखिए हुकूमत का उस टाइम तक जो इख्तियार भी था और फैसला भी था वो इस हद तक था कि एक सेंसस मुकम्मल हो गया है, उसको CCI ने अप्रूव कर दिया। अब आगे इलेक्शंस कब होते हैं उसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो उनका इख्तियार है। लेकिन आज जैसे पीपल्स पार्टी खड़ी होकर ANP और जमात इस्लामी अदालत जा रही है, PTI कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, नून लीग ऐसे क्यों नहीं कह रही? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इन हल्का बंदियों के बाद सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं क्योंकि उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए। तो फर्क क्या पड़ता है? दो तीन चीजें जी। आई थिंक देखिए सबसे पहले तो आई थिंक सब सियासी जमातें और हम खास तौर पे हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। इलेक्शन जब भी होंगे हमने इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं। दूसरी बात, एज अ प्रिंसिपल आई थिंक सब चाहते हैं कि इलेक्शन जितने जल्दी हो सकते हैं होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमने ये फैसला नहीं करना, ये एक आईनी सवाल है। एक तरफ आपकी वो प्रोविजन है 90 डेज वाली, एक तरफ वो है कि जब एक डिलिमिटेशन नोटिफाई हो जाए तो उसकी बुनियाद पे ही अगले इलेक्शन होने चाहिए। अब अगर कोई कोर्ट जा रहा है, वो सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने खुद उसकी एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसकी इंटरप्रिटेशन करके एक डिलिमिटेशन की 14 दिसंबर तक की डेट दे दी है। आपने जो बात की देखिए, और हम तो वी स्टैंड रेडी फॉर इलेक्शन जब भी इलेक्शन कमीशन फैसला करती है, जब भी ये आईनी तौर पर सवाल अगर उठता है तो जब भी सेटल होते हैं। मगर जो बात आपने की कि सीटों पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि यकीनन अब जो सेंसस नोटिफाई हुआ उसके नतीजे में सूबों की आपस की जो सीटों की मिकदार है वो तो ऊपर नीचे नहीं हो रही, बट आई डोंट थिंक कि देयर इज एनीथिंग स्टॉपिंग कि आपके जो सूबों के अंदर किसी जिले की कम या किसी जिले की ज्यादा सीटें हैं। दैट इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी, दैट मे स्टिल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। नाज साहिबा, अब जो नून लीग का मौकिफ है, MQM भी तो उनके मौकिफ से इत्तेफाक रखती है और ये डायरेक्टली आप लोगों के ऊपर तनकीद करके जो हल्का बंदियों का मामला है, MQM बड़ा स्ट्रांगली ये बात कह रही है कि नई और मुनसिफाना हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन होने चाहिए। और वो तो इस हद तक कहते हैं कि बेशक जितने भी इलेक्शन डिले हो जाए, जब तक शफाफ नहीं होंगे इलेक्शन का फायदा नहीं होगा। देखिए, आपने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही कि मज़ीद सीटों में इजाफा जो है वो आईनी तरमीम के ज़रिए ही मुमकिन है और इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो फ़ाल नहीं है, तो ये इसलिए मुमकिन नहीं हो सकता। अलबत्ता जो सेंसस के ऊपर जितने कंसर्न्स थे वो किसी एक पार्टी के नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है और हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने ग्रीवेंसेस हैं इस मामले में, जिसको कि हम एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ कहाँ आबादी में इजाफा हुआ है, कहीं पर आबादी जो है वो कम दिखाई गई है, तो इन चीज़ों के ऊपर जहाँ हमारे कंसर्न्स हैं हम वो कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर MQM को अपने एतराज़ात हैं तो हमें अपनी जगह अपने एतराज़ात हैं, तो वो उनका हक है, ये हमारा हक है कि हम अपने एतराज़ात को हाईलाइट करें और उनके ऊपर आवाज़ उठाएं। और दूसरी, इत्तेहाद में आते हुए MQM के साथ काफ़ी मामला तय भी हुए थे, उनको इस इत्तेहाद में शामिल करने के लिए आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए थे, तो ये मामलात आप लोगों के हाथ से निकल तो नहीं जाएंगे, बिलखुसूस कराची के हवाले से जो उनकी डिमांड्स हैं?
नहीं, देखें, कराची जो है वो सिंध का दारुल खिलाफा है, तो इसलिए कराची को जो है वो अलग तो नहीं हम तसव्वुर कर सकते और कराची के मामलात को अलग नज़र से, अलग ऐनक पहन के तो नहीं देख सकते। हम जो है एक फेडरल पॉलिटिकल पार्टी हैं, फेडरेशन की जमात हैं। हम जब बात करते हैं कराची की तो हम ये मद्देनज़र रखते हैं कि कराची जो है वो सिंध का दारुल खिलाफा है और उसको सिंध के दीगर शहरों में जिस तरह मामलात हैं, वहाँ पर जिस तरह हल्का बंदी के हवाले से हमारे एतराज़ात हैं, कंसर्न है, उसी तरह कराची के ऊपर हैं। हम कराची स्पेसिफिक जब बात करते हैं, हमें पता है कि कराची की आबादी जो है, चूंकि मैं खुद ताल्लुक़ रखती हूँ कराची शहर से, हमें पता है बहुत तेज़ी से कराची की आबादी में इजाफा हुआ है और बहुत सारे कंसर्न्स जो है उसके ऊपर बिल्कुल हमने मिल बैठकर बात भी की है कि कराची की बहुत सारे हमारे डिविजन्स में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में आबादी जो है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ती गई है, उस आबादी को कम अगर नज़र दिखाई दिया तो लोगों के हकूक़ जो है वो उनको नहीं मिल पाएंगे अगर उनको गिना ना जाए, शुमार ना किया जाए। तो वो कंसर्न्स हमारे बिल्कुल हैं और सियासी जमातों का काम यही है, एतराज़ात के ऊपर जो है टेबल पे बैठकर डायलॉग करना और मामलात का हल निकालना। हम एक दूसरे की मुखालिफत जो है वो इलेक्शंस में ज़रूर करेंगे, लेकिन जहां इश्यूज़ की बात होगी उसके ऊपर, अवाम के मसाइल के ऊपर हम बैठकर टेबल पे बात भी करते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब वापस आएंगे तो अटक जेल में कैद पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होता ही जा रहा है। अब जो साइफर का केस है उनके लिए क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीदा बात करते हैं पीटीआई चेयरमैन के हवाले से। उनकी कानूनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आमिर साहब, पहले आपका तज्जिया मैं इस पे चाहूँगी। जो आज यही शिकवा किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे, जिसमें एक चीज़ ये भी है, एक तो हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसके हवाले से पीटीआई के मौक़िफ़ की तायद हुई कि दुरुस्त ट्रायल नहीं हुआ। दूसरा, अटक जेल के अंदर वो कैद थे, उनको पेश नहीं किया गया जज के सामने और उनका रिमांड ले लिया गया। सो ये तो एक तरफ है चीज़ें, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी कि खा वो साइफर से खेलना हो, ये जो बड़े मुकदमात हैं उनके ऊपर, तोशा खाना के अंदर गैर जिम्मेदारी का ही मुजाहिरा था डिक्लेरेशन के हवाले से, या फिर जो उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत 9 मई के हवाले से जो बगावत के मुकदमात दर्ज हैं वो भी अपना ही किया धरा था। ये सब बातें इस नहज पर पहुंचाई कि उनके कारकुनों ने इस तरीके से रिएक्ट किया और बाद में उसको जस्टिफाई भी करते रहे। ये सब कुछ जिम्मेदारी खुद पीटीआई के चेयरमैन और उनकी पार्टी पॉलिसी के ऊपर आती है या ये उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? सबसे बात ही कि दो बातें। पहली बात ही कि अचंभे की बात नहीं, जो पीटीआई शिकायतें कर रही है, हमारे मुल्क का दस्तूर यही है कि जब भी कोई जमात या सियासी क़यादत ज़ेर आताब आती है तो उसके साथ अक्सर वो बेशतर यही होता है, कानूनी तकाज़े बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। और आप देखें कि वो मुश्किलात जो है, मैं समझता हूँ कि ठीक है, उनको एक मतलब है वो कह सकते हैं कि जी तोशा खाना में उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई, लेकिन अभी उनकी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं और कानूनी लड़ाई है अभी बहुत तवील होगी, क्योंकि अगर बकौल उनके 180 के करीब मुकदमात हैं, जिसके बाद दीगरे मुकदमात आते रहेंगे और क्योंकि जमा मका उनके खिलाफ है तो उनके लिए उनसे निकलना जो होगा आसान नहीं होगा। जब रियासत या रियासती इदारे फैसला कर लें, हुकूमत जो पोलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जो दूसरी इस्टेब्लिशमेंट है, कोई फैसला कर ले कि जी इस पोलिटिकल पार्टी को कट टू साइज करना है, तो फिर उसके साथ यही होगा। इसमें में कोई मतलब है हैरानी की बात नहीं है, ये बिल्कुल वो बात है। दूसरा आपका सवाल कि इसमें खुद उनकी कितना कसूर है, यकीनन देखें हमेशा ये होता है कि कट टू साइज करने के लिए रास्ता हमवार ना करते पीटीआई चेयरमैन अपनी, ऐसे हिकमत अमली उनकी होनी चाहिए थी या उनकी पार्टी में उनको मशवरा देने वालों की। इसका इल्जाम तो उनके खुद के ऊपर ही आता है ना। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि उसमें उनका कितना कसूर है कि ये जो उनकी तरफ से मुहिम जो ही की गई और उसकी तरफ से मतलब बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि आप जो है जब पाकिस्तान के पावर मैट्रिक्स को समझते हैं तो आपको समझना होता है कि हमें आज किस हद तक बढ़ानी है। अब यहाँ पर जो है कि अगर ज़ाहिर है कि मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ जो है कैंपेन की गई, सरकारी इमलाक के ऊपर हमला किया गया, तो वो चीजें थी कि जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। दहशतगर्दी के हमले तो हुए, लेकिन किसी पोलिटिकल पार्टी ने एजिटेट करके उस तरफ का रुख नहीं किया। तो मुझे तो हैरत होती कि इमरान खान जो है कि वजीर आजम रह चुके थे, उन्हें पावर मैट्रिक्स का पता है, उन्हें अंदाजा है कि हमारे यहाँ रियासती अमूर जो है किस तरह चलते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में ये मुहिम जो हुई, उनकी जो कैलकुलेशन थी, जो भी उन्होंने जमा तफरीक की थी, वहां पर उनसे बहुत ज्यादा एक मेरे ख्याल में कहते हैं ना एक मुबालगा तक उन्होंने समझा कि सिर्फ मेरी जो मकबूलियत है उसके बल पर मैं जो चाहूँ कर लूं। आपके तज्जिए के मुताबिक उनकी अपनी भी गलतियों का किरदार है और दूसरा उनके लिए जो
हवा का रुख तब्दील हुआ, वो चीज़ों के लिए के अंदर ऐड ऑन कर रहा है। ना साहिबा, आप कहेगा क्विकली कि अब जो इस वक्त सूरत हाल PTI के साथ चल रही है उसके ऊपर कोई उसूली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो आप लोग हुकूमत के अंदर भी नहीं है, अब सब ने इलेक्शन की तरफ जाना है और पीपल्स पार्टी का जो नजरियात रहे हैं और जो तर्ज सियासत रहा है उसमें आप लोगों को बात करनी चाहिए कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, PTI को भी इलेक्शन के लिए। देखिए, हम तो असूल की बात डे 1 से कर रहे हैं। हम तो पार्लियामेंट में 5 साल जो है यही बात पे जोर देते रहे, चिल्लाते रहे कि ये जो इंतकामी कार्रवाई है, इंतकाम की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और जो विच हंटिंग की सियासत है, इसका खात्मा करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बहुत तवील जदोजहद की है और डेमोक्रेसी ये 5-5 साल की जो टर्म पूरा हो रहा है, मेरा ख्याल है इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत उन तमाम सियासी जमातों को जाता है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो PTI का एक ख्वाब था कि सबको जेलों के पीछे डालना, सलाखों के पीछे डालना, सबके AC हटा देना, इंतकामी कार्रवाई, खवातीनों को आधी आधी रात को जाके जो है हॉस्पिटल से घसीट के रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल जो है मेंबरान को और किसी भी शहरी के साथ हो, ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाज़ उठाई कि ज्यादती को कंट्रोल किया जाए, ख़त्म किया जाए। लेकिन तब तो PTI जो है वो एक अलग ही धुन में थी और उनको लग रहा था कि वो 10 साल तक मजीद जो है इसी तरह पावर में रहेंगे और सबको जेलों में डाल के, जिंदान में डाल के, सलाखों के पीछे डाल के हुकूमत करते रहेंगे, बादशाहत करते रहेंगे। लेकिन मकाफात अमल जो है वो अटल है और मकाफात अमल जो है वो आज उसका मैं समझती हूँ कि बेहतरीन नमूना आज PTI। मकाफात अमल के बारे में ये चीज़ है कि ये कहीं पे तय नहीं हुआ कि मकाफात अमल एक दफ़ा किसी एक के साथ ही होगा, वापस रिवर्स होकर दूसरों के साथ भी हो सकता है। जैसे राना सनाउल्लाह साहब, ये जो कल उनको गिरफ्तार PTI चेयरमैन की जो अदालती फैसले के बाद दोबारा गिरफ्तारी हुई, वो प्रिडिक्ट कर चुके थे। हमें बिल्कुल वो शहजाद अकबर साहब वाला फॉर्मूला नज़र आता है जो आपकी कॉलीग्स जो आपकी पार्टी से मुंसलिक लोग हैं उन्होंने अपनाया है। सो आप नहीं समझते कि अगर उस वक्त फैशिज्म हो रहा था तो मुस्लिम लीग नून कुछ बेहतर मिसालें कायम कर सकती थी, बजाय इसके कि इस मामले को कानूनी तौर पे चलते रहने देते? देखिए, बात तो मुस्लिम लीग नून ने तो 9 मई का अटैक नहीं किया। रियासती आपकी जो इंस्टॉलेशंस थी, स्टेट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, सिविल इंस्टॉलेशंस थी, मुस्लिम लीग नून ने तो तोशा खाना की चोरी नहीं की, मुस्लिम लीग नून ने तो फॉरेन फंडिंग नहीं की। मतलब कि देखिए ये, और हमने अगर उनको इसी तरह ही पहले पकड़ना फिर सोचना था कि क्या करना है इनके साथ, तो वो तो हम हुकूमत में आते ही कर लेते हैं। कानून के हम अभी भी कहते हैं कि कानून के मुताबिक भी होना चाहिए और हम समझते हैं कानून के मुताबिक हो रहा है। देखिए, जहाँ तक आपने बात की, और ये शख्स इसके जराइम है, इसको उसकी सजा भुगतनी होगी। यकीनन फेयर ट्रायल होनी चाहिए और हमें यकीन है कि ये शख्स इतना गिल्टी है दीगर मामलात में कि ये फेयर ट्रायल के अंदर ये गिल्टी है और गिल्टी होगा, और तोशा खाना में हो चुका है और दीगर और साइफर के केसेस में भी आप देखेंगे। दूसरी जो आपने बात की कि बैठना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, जितना इस शख्स के साथ कोशिश की गई है पिछले चंद सालों में, जितना इसकी तरफ हाथ बढ़ाया गया है, जिसमें काफ़ी दफ़ा तो हमें बतौर कारकुन महसूस होता था कि इतनी रियायत इस शख्स को नहीं देनी चाहिए, उतनी किसी के साथ नहीं की गई और शख्स ने हमेशा झुटलाया है। मगर अब हम उससे बालातर होकर मुल्क ने आगे चलना है। इस शख्स का इंतजार नहीं किया जा सकता। ये अपने जराइम की सजा भुगतेगा और आगे कौन ये लड़ता है इलेक्शन में, कौन नहीं लड़ता, वो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब, नाज बलोच साहब और आमिर ज़िया साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू की है, आप सबकी नज़रें इस चीज़ के ऊपर है कि जो कानूनी जंग है PTI चेयरमैन की, वो आगे क्या रुख इख्तियार करती है। अभी तक हालात कुछ बेहतर उनके लिए नज़र नहीं आते। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।